नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो इस बार एग्जाम होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। इस वीडियो के पहले मैंने लगभग 4 से 5 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनमें मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। उसमें 4 चैप्टर लगभग कवर हो गए हैं। इस वीडियो में हम लोग 5वां चैप्टर आज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे वीडियोस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस से लिए गए हैं, आपके सिलेबस के ही अंतर्गत हैं। एक भी क्वेश्चन सिलेबस से इधर उधर नहीं है। आप लोग वो वीडियो देखिए और उन्हें नोट भी कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्रू थ्रेड और गियर का मापन, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड एंड गियर्स। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्रू थ्रेड क्या होता है और उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, जब बनाया जाता है कौन कौन सी डिवाइसेस हैं उसके मेजरमेंट करने के लिए, और कौन कौन से उसके फलक होते हैं या कौन कौन से गियर के या स्क्रू थ्रेड के भाग होते हैं जिन्हें हम लोग मेजर करते हैं और जिन्हें मेजर करना आवश्यक होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, और एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया है। क्या दे दिया? क्रियाओं के आधार पर, कि क्रियाओं के आधार पर जो आपके स्क्रू थ्रेड होते हैं वो कितने प्रकार के बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्रियाओं के आधार पर आप लोगों के जो स्क्रू थ्रेड बनाए जाते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला है शक्ति पारेषण के लिए, दूसरा है गति पारेषण के लिए। शक्ति पारेषण का मतलब क्या है कि अगर हमें एक पार्ट से या एक अंग से दूसरे अंग में, या बोल सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पावर का ट्रांसमिशन करना है या फिर शक्ति का पारेषण करना है, तो वहां पर हम लोग स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं। और जो आपका दूसरा है वो है गति पारेषण। गति पारेषण का मतलब क्या होता है कि अगर हमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, या फिर बोल सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गति का पारेषण या फिर गति को ट्रांसमिट करना है, एक इससे और दूसरे पार्ट में भेजना है। मान लीजिए ये एक पार्ट है, इससे इसमें भेजना है किसको? गति या फिर शक्ति को। तो वहां पर हम लोग स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं। आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश वी थ्रेड का कोण होता है। तो मैं आप लोग पहले ही भी पढ़ चुके हैं, जब आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारी प्रकार की आपकी थ्रेड होती हैं। पहला है ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड होती हैं, अमेरिकन थ्रेड होती हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन होती हैं, नकल, बट्रेस, एक्मे, यूनिफाइड। तो ये बहुत सारे टाइप्स आप लोगों को पढ़ रखे हैं, आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं, आप लोगों ने उनकी तो ड्राइंग की है, तो आप लोगों को उससे रिलेटेड सारे पॉइंट पता होने चाहिए कि स्क्रू थ्रेड में पिच क्या होता है, रूट क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, और पिच डाया क्या होता है, मेजर डाया क्या होता है, माइनर डाया क्या होता है, सैंक क्या होता है। ये सारे पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से पता होंगे। तो इन पर हम लोग वही इन्हीं पार्ट्स पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, और ये पार्ट आप लोगों को पता है, इसलिए मैं इन पार्टों पर डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आपके ये सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ब्रिटिश वी थ्रेड का कोण होता है। तो आपका जो ब्रिटिश वी थ्रेड का कोण होता है, चूड़ियों के बीच में कोण होता है, थ्रेड्स के बीच में जो कोण होता है वो 55 डिग्री का होता है। कितना होता है? 55 अंश सेल्सियस या फिर 55 डिग्री का होता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रिटिश वी थ्रेड में चूड़ी का व्यास व्यक्त किया जाता है, कि चूड़ी का जो व्यास होता है वो किसमें व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन में देखिए ये यूनिट के आधार पर पूछा गया है कि यूनिट कौन सी यूनिट होती है जिसमें उसको हम लोग अक्सर व्यक्त करते हैं या फिर उसे व्यक्त किया जाता है। तो वो यूनिट होती है इंच। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग ब्रिटिश वी थ्रेड के व्यास को इंच में व्यक्त करते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेट्रिक वी थ्रेड में कोण होता है। तो दूसरे जो चूड़ियाँ होती हैं, दूसरे प्रकार की जो चूड़ियाँ होती हैं वो मेट्रिक वी थ्रेड होती हैं। तो इनमें जो चूड़ियों का एंगल होता है वो 60 रखा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, 60 रखा जाता है। तो ये आपको पॉइंट सीधे सीधे याद कर लेने हैं, क्योंकि यही आपके पेपर में इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप थ्रेड में चूड़ी का कोण होता है। तो आपकी जो पाइप थ्रेड होती हैं, पाइप थ्रेड जहाँ पर हम लोग दो पाइपों को जोड़ते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा नल वगैरह पाइप जो जोड़े जाते हैं
उनकी जो चूड़ियाँ होती हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो 55 ही होता है। किसके समान? ब्रिटिश वी थ्रेड के समान ही होता है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतह जिस पर चूड़ी काटी गई है इसके आधार पर चूड़ी को व्यक्त किया जाता है। अभी मैंने ऊपर आपको चूड़ी जो भी आपकी वो थी पावर स्क्रू थ्रेड थे वो दो तरीके से बांटे जा रहे थे, जैसे मोशन के आधार पर और पावर के आधार पर दो तरीके से बांटे गए थे। वैसे ये चूड़ियाँ हैं, इनको हम लोग सतह के आधार पर जिस पर चूड़ी काटी गई है उसके आधार पर विभिन्न भागों में बांटते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन होते हैं। देश के आधार पर कि कौन से देश में कौन सी चूड़ियाँ यूज होती हैं उसके आधार पर भी हम लोग थ्रेड को बांटते हैं। या एंगल के आधार पर बांटा जाता है कि कौन सी चूड़ी में कितना एंगल होता है, कितना पिच होता है, क्या क्या जो भी उसके पार्ट्स होते हैं या जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पर हम लोग अलग अलग बांट सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है सतह जिस पर चूड़ी कटी होती है वह सतह जिस पर चूड़ी काटी जाती है जिसे हम लोग शंक बोलते हैं, इसके आधार पर चूड़ी को व्यक्त किया गया है। तो इसके आधार पर आप लोगों को दो तरीके से व्यक्त किया गया है चूड़ियों को। पहला है बाह्य चूड़ी और दूसरा है अंता चूड़ी, या फिर बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड। तो आपकी जो बाह्य थ्रेड होती हैं वो अगर शाफ्ट के ऊपरी व्यास पर काटी गई हो, जैसे आप लोगों ने क्या देखा है, नट बोल्ट की असेंबली देखी होगी, तो आपका जो बोल्ट होता है उसके ऊपर चूड़ी कटी रहती है और आपका जो नट होता है उसके अंदर चूड़ी कटी रहती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बाह्य चूड़ी का बोल्ट और आंतरिक चूड़ी का या अंता चूड़ी का नट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका सी नंबर ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूड़ी के सबसे ऊपरी बिंदु को कहते हैं। जो चूड़ियों का सबसे ऊपरी बिंदु होता है, आप लोगों ने पढ़ा है चूड़ियाँ कुछ इस तरीके से इस तरीके से और इस तरीके से कुछ ऐसे बनाई जाती हैं। तो इसका जो ये ऊपरी वाला भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे शिखर बोला जाता है या फिर क्रेस्ट बोला जाता है। सबसे ऊपरी पॉइंट को क्रेस्ट या फिर शिखर बोला जाता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि पिछली क्लास में आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी ड्राइंग तक पढ़ चुके हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो आसन्न चूड़ियों के संगत बिंदुओं के बीच की अक्षीय दूरी को कहते हैं। तो ये भी आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। हम यहाँ समझा देते हैं कि मान लीजिए जैसे ये कोई थ्रेड इस तरीके से कटी हुई हैं, ये बनी हुई हैं। इसका जो अगर ये वाला भाग और ये वाला भाग ले लें हम लोग, क्रेस्ट टू क्रेस्ट इसका और क्रेस्ट टू क्रेस्ट इसका ले लें, तो इन दोनों के बीच की जो ये दूरी होगी इसे हम लोग क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जानना चाहता है। तो इसे हम लोग पिच बोलते हैं, आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। पिच के हिसाब से ही हम लोग सारे डायामीटर लेते हैं या सारी डायमेंशंस लेते हैं जितनी हमें पिच दिए रहती है चूड़ी की। तो आप लोग अच्छे से समझते हैं। तो ये इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पिच। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिच होती है, जो आपकी पिच होती है उसका फार्मूला क्या होता है या फिर हम लोग पिच को कैसे निकालते हैं। तो पिच का जो फार्मूला होता है वो 1/n होता है। क्या होता है? 1/n। यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड होती हैं और उसमें अगर एक में अगर उसका भाग दे देते हैं तो यहाँ पर आपको पिच पता चल जाती है। एन जो होता है इकाई लंबाई में बने चूड़ियों की संख्या होती है, एकांक लंबाई में बनी हुई। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूड़ी के शिखर तथा जड़ को मिलाने वाली सीधी कोर को कहते हैं। तो आप लोग शिखर जानते हैं चूड़ी का ये वाला भाग, और जड़ जानते हैं जिस जगह पर वो चूड़ी इंड होती है, समाप्त होती है, उसे हम लोग जड़ बोलते हैं। अगर इस तरीके से ये थ्रेड है मान लीजिए, तो इसका ये वाला जो भाग होगा ये शिखर होगा और ये वाला भाग जो होगा ये जड़ होगी या फिर रूट होगी। तो इसके इन दोनों के बीच का ये भाग पूछा गया है। तो इस भाग को हम लोग फ्लैट सतह भी बोल सकते हैं या फिर इसे फ्लैंक बोलते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेंच द्वारा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में उसके द्वारा तय की गई अच्छी दूरी को कहते हैं। पेंच जो भी है, पेंच लगाया जा रहा है, जहां पर भी लगाया जाता है, आप जानते हैं कि पेंच जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, मेज वगैरह होती हैं, वहां पर हम लोग पेंच का यूज करते हैं। तो पेंच को हमने एक चक्कर घुमाया तो वो कितनी दूरी जो तय करेगा, जो भी दूरी वो तय करेगा, जितना भी अंदर जाएगा, तो उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं।
तो उस दूरी को हम लोग लीड कहते हैं। क्या कहा जाता है? लीड कहा जाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अगर आपको वीडियो आ रहा हो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बाह्य चूड़ियों के दीर्घ व्यास को मापने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर का मेन मतलब ही है कि हम लोग थ्रेड के जो भी अंग हैं उनको मापें। तो वही ये क्वेश्चन आ गया कि किन किन विधियों का हम लोग यूज करते हैं। तो पहली विधि होती है हस्त माइक्रोमीटर और दूसरा होता है बेंच माइक्रोमीटर। एक जो कि हम लोग हाथ में पकड़कर जिस माइक्रोमीटर का यूज करते हैं उसे हम लोग हस्त या फिर हैंड माइक्रोमीटर कहते हैं, और जिसे हम लोग बेंच पर रखकर यूज करते हैं उसे हम लोग बेंच माइक्रोमीटर कहते हैं। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिच वृत्त से दांतों के ऊपरी भाग तक की त्रिज्यिक दूरी को कहते हैं। जो आपका पिच वृत्त होता है, पिच वृत्त जैसे मान लीजिए ये कोई एक सर्कल है, या मान लीजिए कोई इस तरीके का ये सर्कल है और इसके ऊपर ये टीथ कटे हुए हैं, दांत कटे हुए हैं, और जो इसका ये वाला भाग है और ऊपर वाला भाग जो है ये त्रिज्यिक दूरी इनके बीच की, ये क्या कहलाएगी? इसे हम लोग कहते हैं एडेंडम। एडेंडम कहा जाता है। आप लोग ये पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं पावर ट्रांसमिशन चैप्टर में। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एडेंडम। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, परस्पर मिलने वाले दो गियर के दांतों के संपर्क बिंदु पर उभयनिष्ठ अभिलंब और पिच बिंदु पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा से बने कोण को कहा जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग दाब कोण कहते हैं। दाब के कोण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही जो भाग होते हैं गियर के, यही जब आपस में मैच करते हैं या फिर मिलते हुए चलते हैं या पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो इन्हीं भाग पर सबसे ज़्यादा दाब पड़ता है या लोड पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो बना हुआ कोण होता है एक दांत से दूसरे दांत के बीच में, और उसका अगर उभयनिष्ठ अभिलंब लिया जाए तो उसे हम लोग दाब कोण कहते हैं। तो आप लोग ए नंबर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाब कोण का मान होता है। दाब कोण का हम लोग मान कितना रखते हैं? अगर ये दाब कोण रखा जाएगा तो हमारे जो गियर होंगे वो अच्छे से मैच करते हुए चलेंगे और अधिक से अधिक पावर का ट्रांसमिशन कर पाएंगे। और अगर इतना दाब कोण हम लोग नहीं रखते हैं तो वो क्या नहीं कर पाएंगे? पावर का ट्रांसमिशन नहीं कर पाएंगे और ब्रेक होने की उनमें चांसेस ज़्यादा रहेगी। तो इसका जो कोण होता है वो 14 से ही 1/2 अंश से लेकर 20 अंश तक होता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड्यूल कहते हैं, जो आपका मॉड्यूल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका जो मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है, मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? D/T होता है। क्या होता है? D/T होता है। तो आप लोग ए नंबर ऑप्शन पर बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। D/T को हम लोग मॉड्यूल कहते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? और अगर बात कर लें कि इसमें ये डी और टी क्या है, ये भी बता देता हूं मैं। डी और टी क्या है? तो आपकी जो डी होती है पिच वृत्त का व्यास होता है, और जो टी होती है गियर दांतों की संख्या होती है। तो आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वृत्तीय पिच का मापन करते हैं। जो आपकी वृत्तीय पिच होती है, वृत्त की जो पिच होती है उसे हम लोग किस फार्मूले से मापते हैं? तो वृत्तीय पिच का फार्मूला जो होता है वो P बराबर पाई D/T होता है। उसी फार्मूले में आप लोग क्या कर देंगे? डी को ऊपर और टी को वैसा ही रखेंगे और उसमें पाई और लगा देंगे, तो आपका मॉड्यूल का फार्मूला जो होता है उसी की तरह ये भी बन जाएगा। मॉड्यूल का फार्मूला D/T होता है, इसमें अगर पाई जोड़ देते हैं तो वृत्तीय पिच का मान आ जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पर देख लेते हैं, दिख भी रहा है। व्यासीय पिच की माप होती है। जो आपकी व्यासीय पिच होती है उसकी माप क्या होती है? उसकी माप होती है, ऐसे कर लेते हैं, हाँ आप देखते हैं, व्यासीय पिच की जो माप होती है वो भी वृत्तीय बोलें या फिर व्यासीय बोलें तो मतलब इसका लगभग सेम ही होता है। क्या होता है? व्यास जो हमारा डायामीटर होता है ये क्या है? डायामीटर है, और इनके बीच का जो ये पिच होती है इसकी माप इसने पूछ दी है। तो व्यासीय पिच की माप आपकी जो होती है वो T/D होती है। क्या होती है? T/D होती है। तो आप लोग बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गियर दांत की मोटाई का मापन किया जाता है। गियर दांत की जो मोटाई होती है, गियर मान लीजिए गियर आप लोग जानते हैं कि एक ये डिस्क होती है, उसके ऊपर हम लोग टीथ काट देते हैं तो उससे हम लोग गियर कहते हैं। इस तरीके से देखा होगा। पावर का ट्रांसमिशन करने के लिए इसी का हम लोग यूज करते हैं। गियर बॉक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों ने बाइक ओपन होते हुए देखी होगी या फिर ट्रैक्टर वगैरह कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, उसमें गियर का यूज करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लें तो गियर होते हैं जो घड़ियों के पीछे यूज किए जाते हैं, लाइनॉल के बने होते हैं, तो वो भी गियर का ही काम करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, एक गियर से दूसरे गियर को चलाते हैं जिससे हमारी सुइयां आगे बढ़ती हैं। तो इनकी जो थिकनेस होती है या इनकी मोटाई होती है वो हम लोग इन सभी विधियों से मापते हैं जो ये तीनों दी गई हैं। पहला है स्थिर चाप विधि, दूसरा है गियर दांत वर्नियर या फिर कैलिपर विधि, और तीसरा है 3 तार विधि। और इसमें एक और मेथड होता है 2 तार विधि भी होती है, तो वो भी आप लोग इसमें एडिशनल करके नोट कर लीजिएगा। ये इसका डी नंबर सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसके सभी आंसर सही हैं। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गियर दांत वर्नियर कैलिपर विधि में प्रयोग किया जाता है। जो आपका गियर दांत होता है, जो गियर की दांत को मापने के लिए जो वर्नियर कैलिपर यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है गियर दांत वर्नियर कैलिपर, तो गियर दांत वर्नियर कैलिपर ही उसका भी नाम होता है गियर को मापने के लिए। तो ए नंबर ऑप्शन पे इसका बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गियर दांत वर्नियर कैलिपर पैमाने में वर्नियर पैमाने होते हैं। इसमें जो वर्नियर पैमाने यूज किए जाते हैं जिस पर हम लोग रीडिंग को पढ़ते हैं वो कितने होते हैं, तो इसमें जो यूज करते हैं वो 2 यूज करते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गियर दांत वर्नियर कैलिपर में क्षैतिज पैमाना बताता है। जो आपका क्षैतिज पैमाना होता है इसमें जो 2 पैमाने लगे होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज होता है। जो आपका क्षैतिज पैमाना होता है वो दांत की मोटाई को बताता है, क्या बताता है, दांत की मोटाई को बताता है, और जो ऊर्ध्वाधर पैमाना होता है दांत की गहराई को बताता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर गहराई के मामले में इसे नोट करना चाहें आप लोग तो आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर पैमाना होता है वो दांत की गहराई को व्यक्त करता है, दांत की गहराई को बताता है, तो उसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कारखंड जिनका विमी मापन करना जरूरी होता है करते हैं किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो मापन किया जाता है वो निर्देशांक मापन मशीन द्वारा किया जाता है। जो आपकी कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन होती है उसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्देशांक मापन मशीन किन किन दिशाओं में माप ले सकती है। तो आप लोगों की जो निर्देशांक मापन मशीन बनाई जाती है वो 3D डायमेंशंस वाले सभी उपकरणों को की माप लेने के लिए बनाई जाती है, तो वो सभी डायरेक्शन में माप को आसानी से ले सकती है। तो यहाँ पर सी नंबर XYZ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। XY तीनों अक्षों में ये माप कर सकती है 3D डायमेंशन के लिए। तो आप लोग इस चीज़ समझ गए होंगे। हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है CMM मशीन में तीनों दिशाओं में लगे प्रत्येक स्लाइड पर लगा होता है। जो आपकी CMM मशीन होती है उसमें जो 3 दिशाओं में लगे प्रत्येक स्लाइड पर जो दांत वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि CMM मशीन क्या होती है। CMM मशीन होती है निर्देशांक मापन मशीन, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन बोलते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CMM मशीन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है CMM मशीन में तीनों दिशाओं में लगे प्रत्येक स्लाइड पर लगा रहता है, तो 3 दिशाओं में इसकी माप हम लोग लेते हैं, 3D डायमेंशन में मापते हैं। तो इसकी जो भी तीनों साइड्स होती हैं उनमें क्या लगा रहता है, उनमें लगा रहता है सूक्ष्म रेखीय ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है आपको पता है कि ट्रांसड्यूसर का काम होता है जो भी आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं, जो भी भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं उन्हें भौतिक राशियों में ये चेंज करता है। तो आप लोग ये जानते हैं ट्रांसड्यूसर के बारे में, तो आप लोग इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्देशांक मापन मशीन में के टिप को कहते हैं। जो निर्देशांक मापन मशीन होती है जिस टिप से हम लोग किसी भी राशि को माप रहे होते हैं, इस तरीके से कुछ होती है, हम लोग जॉब पर इसे टच कराते हैं या फिर जॉब के संपर्क में ले जाते हैं, वो जो टिप होती है वो उसका टिप का जो पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोब टिप के नाम से जानते हैं। इसकी जो टिप होती है वो प्रोब टिप होती है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी यंत्र हो उसकी टिप बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जो टिप की
हार्डनेस रखी जाती है वो भी बहुत रखी जाती है। इसका जो घर्षण गुणांक होता है वो भी बहुत कम रखा जाता है। ये कम से कम घिसे इस तरीके से ये बनाई जाती है, इस तरीके से इसकी डिजाइन की जाती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट निर्देशांक मापन मशीन से कार्यखंड की किन किन विमाओं को मापा जाता है। जो भी आपकी विशिष्ट निर्देशांक मापन मशीन होती है, स्पेसिफिक निर्देशांक मापन मशीन जो होती है, उससे हम लोग किन किन दिशाओं को माप सकते हैं। तो इससे हम लोग कोणीय, संकुता और टेपर सभी प्रकार की दिशाओं को, सभी प्रकार की मापों को ले सकते हैं। कोणीय में हो कोई कोणों पर दिए हो तो उसे भी माप सकते हैं, शंकु में हो, शंकु आकार की हो तो उसे भी हम लोग अच्छे से माप सकते हैं, टेपर में हो इस तरीके से तो उसे भी माप सकते हैं, और जो इसकी होती हैं वो गोलिता में भी माप सकते हैं और अपकेंद्रिता में भी माप सकते हैं। तो सभी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। सभी इन सभी मापों को हम लोग किससे, विशेष निर्देशांक मापन मशीन से अच्छे से माप सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है CMM का प्रयोग किया जाता है। जो आपका CMM होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उसका प्रयोग, जैसा कि आपको पता है कि CMM का प्रयोग जो होता है वो 3D मापों को लेने के लिए होता है। और जो आज के समय में CMM आपका है कोऑर्डिनेट मेजरिंग सिस्टम, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके किसी भी क्षेत्र के लिए, जो चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे यांत्रिक क्षेत्र हो, चाहे अनुसंधान क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी हो, CNC से बनने वाले पार्ट्स हों, कोई भी पार्ट हो, उनको मापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि इससे बहुत कम त्रुटियाँ आने की चांसेस रहती हैं और इससे माप को जल्दी ले सकते हैं और इससे एक कम जानकार व्यक्ति भी माप आसानी से ले सकता है। तो इसके तीनों क्षेत्र ये दिए गए हैं, ऑटोमोबाइल, आंतरिक यानों और अंतरिक्ष अनुसंधान, तो ये सारे सही होते हैं। बहुत सारे और भी क्षेत्र होते हैं, तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निर्देशांक मापन मशीनों के लाभ होते हैं। जो आपके निर्देशांक या फिर कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स होती हैं उनके लाभ होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि इससे अधिक से अधिक हम लोग परिशुद्ध मापों को माप सकते हैं। अगर ये खराब हो जाती है तो इसे सही करने में भी इसमें कम पैसा लगता है, या फिर इसकी अनुरक्षण लागत जो होती है वो भी कम होती है, और त्रुटि में कमी आती ही है जब ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्यूरेट होती है या प्रसिद्ध होती है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सभी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये क्वेश्चंस नोट भी कर लिए होंगे। अगर क्वेश्चन नहीं नोट किए तो नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों के सिलेबस से ही रिलेटेड है, सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ये कहीं गूगल वगैरह या किसी हाई लेवल की पुस्तक से नहीं लिया गया है, ये आपकी बुक से लिया गया है, आपकी डिप्लोमा की बुक से लिया गया है, और जो भी BT UP का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन हैं। अगर कोई टॉपिक रह गया हो, आपको लगता हो कि इस पर क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वीडियो बाद में बना दूंगा। तो अगर वीडियो आया आप लोगों को पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, और अगर हमारे चैनल पर हो नए तो इसी तरीके के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।